कहानी की स्टार्टिंग में हमें डीमन लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है। कुछ मॉन्स्टर्स को हम देखते हैं जो कि उसके बाहर आ जाते हैं। एक एरोगेंट जो गॉब्लिन था वो कहने लगता है आज भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस जो एरोगेंट डीमन लॉर्ड है उसे हरा कर ही रहूंगा। तभी एक और मॉन्स्टर कहने लगता है नहीं, जो नेक्स्ट डीमन लॉर्ड है वो मैं होने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं इन सारी चीजों को डीमन लॉर्ड भी सुन रहा था। वो अपने सिर्फ एक ही हैंड की पावर से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और वो उसे सारी चीजों को बोरिंग कहता है। वो कहता है इसमें कोई भी फन नहीं। एक ही पल में वो सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार देता है। वो कहने लगता है वो तो मेरे पास भी नहीं आ सकते, क्या वो तुम ही होने वाले थे जिसने कहा था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड इस पूरी हिस्ट्री का बनने वाला। लेकिन एक्चुअली में तुम सारे लोग तो काफी ज्यादा वीक हो। क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी पावर को मैच कर सके, जो मुझसे इक्वली फुटिंग पर फाइट कर सके। जो डीमन लॉर्ड था वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और सभी मॉन्स्टर कर मार देता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है जरा रुको। उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे मैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, और वो हंसने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखने लगते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर कामिकुरा रेन्या है वो सोया हुआ था। वो कहने लगता है मुझे ये सपना फिर से आ चुका है, ये बार बार क्यों आ रहा है। जो फोग जैसा सब वो मुझे आजकल लगातार आने लगा है, लेकिन उस कारण से मुझे काफी ज्यादा सिर दर्द भी होता है। ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है। लेकिन वो मोबाइल के जो डंजन स्ट्रीम्स थी वो उन्हें देखने लगता है। उसके अंदर बताते हैं जो अभी तक की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जॉब चल रही है वो डंजन एक्सप्लोरेशन चल रही है, जिसे लोग बड़ी अच्छे से देख। तभी नरेटर हमें बताता है जो डंजन्स होते हैं वो अचानक से अर्थ के ऊपर 10 साल पहले अपीयर होना चालू हो गए, जिनके अंदर पोर्टल जो होते हैं वो अनदर डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। और उन डंजन्स के अंदर जो मॉन्स्टर और ट्रेजर हैं वो दोनों ही भरे पड़े हुए थे। अगर कोई उसके अंदर जाकर उस डंजन को एक्सप्लोर कर लेता है, उन्हें हम सीकर्स के नाम से भी जानते हैं, वो मॉन्स्टर को पाकर उनके अंदर के जो रिवॉर्ड्स हैं मतलब जो ट्रेजर्स हैं उन्हें भी ले सकते हैं। और आज की दुनिया में जो डंजन हंटर मतलब कि जो सीकर्स का ऑक्यूपेशन है वो काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। तभी हमारा एमसी कहता है जो डंकन है वो भी स्ट्रीम कर रहा है, शायद वो उसका दोस्त हो सकता है। लेकिन तभी वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इस डंजन को यहाँ पर पहले देख रखा है, ऐसा लगता है किसी और ने इसके अंदर स्ट्रीम की रखी होगी। लेकिन उसके अंदर लिखा था ये बिल्कुल एक न्यू डंजन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है क्या मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन उसे जो डीमन लॉर्ड थी उसकी बात है और उसकी जो प्लेस है वो याद आने लगती है। उसे लगता है कि जो डंजन था वो डीमन लॉर्ड के पास यहाँ पर पहले मौजूद था, लेकिन उसे इस बात में अभी तक कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। उसे अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर जो ड्रीम्स आ रहे हैं और इसके अंदर से उसको जो हेडेक हो रहा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिरकार उसके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है और जो डंजन शायद मैं सभी का आंसर उसके अंदर फाइंड कर सकता हूँ। वो उस डंजन के अंदर जाने का कर लेता है, जिसके बाद हम जो डंजन है उसके गेट के बाहर देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर आ जाता है और बाकी सभी लोग भी डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार थे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उन सभी लोगों को लीड करने वाला था। वो कहता है हाय एवरीवन, मेरा नाम है यहाँ पर कोनिशी है और मैं अभी 20 साल का हो चुका हूँ और मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है सीकर की जॉब को करते हुए। मैंने काफी ज्यादा डंजन को एक्सप्लोर किया है, इस कारण से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं आज के दिन तुम सभी का जो गाइड वो होने वाला हूँ और तुम सबसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तभी जो कोनिशी था वो कहने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग को देखकर लगता है वो काफी ज्यादा नर्वस है, क्योंकि उन सभी ये पहला जो फर्स्ट डंजन क्लियरेंस है वो होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन तुम सबको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ एक एक्सपीरियंस सीकर जो कि मैं हूँ वो जाने वाला है। जो मॉन्स्टर है इस विनेगर डंजन के अंदर वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें तुम बड़ी आसानी से अपने बिना वेपन के साथ भी टेक डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, हम लोगों को यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए और तुम सभी को मुझे अच्छे से केयरफुली फॉलो करने की जरूरत है। डंजन का गेट जो है वो अपीयर हो जाता है, मतलब कि ओपन हो जाता है और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन को देखते ही हमारा एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने लाइव मतलब अपनी आंखों से डंजन नहीं देखा था। उसने हमेशा स्ट्रीम के अंदर डंजन देखा था। ये सभी लोग जो मौजूद हैं वो न्यू भी हैं, जिन्होंने आज के पहले कोई भी डंजन को यहाँ पर देखा तक नहीं है। तभी जो कोनिशी था वो कहने लगता है ऑलराइट एवरीवन। इनसाइड यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को वो स्टेटस कहने के लिए कहता है। उन सभी की जो स्टेटस यहाँ पर वो ओपन हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर रेन्या के भी जो स्टेटस विंडो थी वो अपीयर हो जाती है। उसके जो सारे स्टेट्स थे वो कुछ ज्यादा खास नहीं थे, बल्कि नॉर्मल ही थे, बल्कि उसके पास तो कोई स्किल्स भी नहीं होती। तभी कोनिशी कहने लगता है तुम लोगों को डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी तुम सभी लोग लेवल 1 पर हो। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर तुम इसके अंदर के जो मॉन्स्टर है उन्हें डिफीट कर देते हो तो तुम्हारी जो लेवल है वो आसानी से बढ़ सकती हैं। और मैंने भी यहाँ पर 1 साल के अंदर लेवल 20 को अचीव कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। और जिसके बाद वो बताने लगते हैं तुम सभी को अब जो अपनी नेक्स्ट स्किल की प्रैक्टिस है उसको करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर चलना होगा।
वो उन्हें उस डंजन के और भी ज्यादा अंदर ले जाता है। एक प्लेस पर पहुंचने के बाद वहां पर बीच जो डंजन थी उसके पास एक जेम रखा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर वो काफी ज्यादा फेमिलियर लगने लगता है। वो कहता है जो सीन है वो काफी ज्यादा फेमिलियर मुझे क्यों लग रहा है। तभी कोनिशी बताता है ये प्लेस यहाँ पर स्किल गेट के नाम से भी जाना जाता है। जो जेम यहाँ पर रखा हुआ है उसके अंदर तुम्हें अपने माना को इन्फ्यूज करने की जरूरत है और जिसके बाद तुम्हारी लेवल जो पावर लेवल है उसके अकॉर्डिंग एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा और उस मॉन्स्टर को अपीयर हो जाने के बाद तुम्हें उसे डिफीट करना है और उसे डिफीट करने के बाद तुम्हारे ऊपर जो एक वेपन वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही अपीयर हो जाएगी जो तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारी पावर के साथ अच्छे से मैच करती होगी। जो मोस्ट विनेगर यहाँ पर बंदे होते हैं वो उसे क्लियर करने के बाद यहाँ पर जो वेपन और स्किल जो उन्हें सूट करती है वो आसानी से फाइंड कर ले। इसमें तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। जो मॉन्स्टर है उसे तुम अपने लेवल के अनुसार काफी ज्यादा आसानी से हरा सकते हो। लेकिन लोग सोचने लगते हैं वो काफी चिंता में पड़ जाने दें क्योंकि जो कोनिशी होता है वो बताता है कि सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही चांस है, इसी कारण से तुम्हें उसे अच्छे से यहाँ पर यूज करना होगा। लोग कहने लगते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, अगर हम इसमें भी फेल हो गए तो क्या हमें मॉन्स्टर के मारने के बाद जो वेपन मिलने वाला था वो हमें नहीं मिलेगा, तो हम मॉन्स्टर से जो फाइट है वो कैसे कर पाएंगे। अभी जो रेन्या था वो यहाँ पर सामने आ जाता है। वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहूंगा। तो जो कोनिशी था वो कहने लगता है ऑफ कोर्स तुम्हारा नाम यहाँ पर रेन्या है, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा। कोनिशी कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिरकार तुम्हें अपने जो मैजिक को है उसे किस तरीके से इन्फ्यूज करना है। लेकिन रेन्या कहता है कि मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ और मैं इसे आसानी से मैनेज कर लूंगा। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने तो उसकी बातों को भी नहीं सुना। वो सीधे जेम स्टोन के पास जाने लगता और तभी वो मन में सोचता है जब से मैं इस डंजन के अंदर एंटर हुआ हूँ मुझे काफी ज्यादा स्ट्रिंग जो फेमिलियरिटी की फीलिंग आ रही है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि भले ही मैंने कभी भी फाइट नहीं की लेकिन मैं जानता हूँ कि फाइट किस तरीके से की जाती है। मैंने कभी भी मैजिक को यूज नहीं किया लेकिन मुझे पता है कि मैजिक को इन्फ्यूज कैसे किया जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करता है जो कि मैजिक गैदर रिवॉल्व का होता है। वो बड़ी ही आसानी मैजिक को इन्फ्यूज करते जा रहा था। जेम स्टोन में से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा पावर के कारण लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगते हैं इस तरीके का जो रिएक्शन है मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। जो कोनिशी था उसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जो जेम स्टोन था उसमें से काफी ज्यादा पावर और लाइट रिलीज हो रही थी। अभी जो रेन्या होता है वो देखता है उसके सामने एक जो मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। उस मॉन्स्टर का नाम रेड फैंग था जो कि रिकमेंडेड होता है लेवल 10 के बंदों को फाइट करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी रेन्या सिर्फ अभी लेवल 1 पर था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर जो कोनिशी और बाकी सभी लोग थे वो भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं रेड फैंग नो वे, आखिरकार लेवल 1 का बंदा उसे कैसे हैंडल कर पाएगा, ये मॉन्स्टर तो लेवल 10 का होता है, आखिरकार ये विनेगर क्लास में कैसे आ सकता है। तभी जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा गुस्से में रेन्या के ऊपर अटैक कर देता है। रेन्या को समझ पा इससे पहले मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। कोनिशी उसे यहाँ पर देखने के लिए कहता है लेकिन तभी जो रेन्या की बॉडी थी वो आगे बढ़ने लगती है और जो मॉन्स्टर के अटैक को यहाँ पर डॉज कर उसे काउंटर अटैक कर डैमेज भी कर देता है। सभी लोग यहाँ उसे ही देख रहे थे। मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लोग कहते हैं उसने डॉज भी कर लिया और साथ ही में सक्सेसफुली काउंटर अटैक भी कर लिया। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर जो कोनिशी था वो सरप्राइज होता है। वो कहने लगता है क्या यहाँ पर एक विनेगर बंदे की ये मूवमेंट हो सकती है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो। हम केन्या को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो मॉन्स्टर को देखते ही सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, जो मेरी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। जैसा कि मैं पहले से जानता हूँ कि मॉन्स्टर से फाइट कैसे किया जा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छी नहीं है। तभी उसे यहाँ पर काफी ज्यादा सिर दर्द करने लगता है। वो कहता है अभी नहीं, फिर से सिर दर्द, आखिरकार इस सिचुएशन में कैसे कर सकता हूँ, ये तो और भी ज्यादा वर्ष हो सकता है क्योंकि वो अभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। तभी कोनिशी कहने लगता है कि यहाँ पर कामिकुरा तुम्हें फाइट पर ध्यान देनी चाहिए। वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। तभी हम देखते हैं केन्या सामने देखता है क्योंकि मॉन्स्टर जो रेड फैंग था उसने अपने फायरबॉल तैयार कर लिया था। वो अपने मुंह में से फ्लेम फेंकने के लिए तैयार था। हमारे केन्या को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वो कहता है ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। वो सोचने लगता है मुझे हमेशा के लिए जो चाहिए था मैंने उसे हमेशा के लिए हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज थी जो मैं ऑब्टेन नहीं कर पाया, वो और कुछ नहीं बल्कि एक पावरफुल बैटल के लिए एक पावरफुल मुझे अपोनेंट चाहिए था जो मुझे अपनी पावर को अनलिमिटेड लेवल पर यूज करने के लिए फोर्स कर दे। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला, इसलिए मुझे जो डंजन है उसे क्रिएट करना पड़ा था। इस कारण से जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है वो मुझसे दूर नहीं जाएंगे बल्कि मैं उन्हें इनवाइट कर मुझसे फाइट करने के लिए। इसी कारण से मैंने डंजन की डिफिकल्टी को जैसे ही वो मेरे कैसल के पास आते जाएंगे उसे इंक्रीज करता जाऊंगा। इसी के साथ साथ मैंने प्राइज लेवल के लिए अपने जो वेपन है और मैजिक बुक है उसे भी यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर लगा दिया, जिससे वो और भी ज्यादा अपोनेंट जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ग्रेजुअली वो यहाँ पर खींचे चले जाएंगे मुझसे फाइट करने के लिए। और इस तरीके से मैं उन वॉरियर्स को
जिनके साथ मैं करना चाहता हूँ मैं रियलाइज कर सकता हूँ। और हमारा एमसी यहाँ पर केन्या को अब रियलाइज हो जाता है कि वो ही डीमन किंग है, जिससे के सपने को वो यहाँ पर देख रहा था। वो समझ जाता है कि यहाँ जो मैजिक सेंटर है इस कोर के अंदर का, उसके अंदर एक कोर एग्जिस्ट करती है, जिसे डिस्ट्रॉय करने से जो मैजिक है वो खुद ही यहाँ पर खत्म हो और उसे अब और भी ज्यादा आसानी से अपनी पावर समझ में आने लगती है। वो यहाँ पर रेड फैंग के मैजिक अटैक को बीच में से ही काट देता है। जो कोनिशी था वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार वो मैजिक को आसानी से कट कैसे कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं केन्या फाइट में काफी ज्यादा बिजी था और सोचते जा रहा था, दैट्स राइट, मैं ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड हूँ पूरी हिस्ट्री, जो कि मैं पिछली लाइफ में यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन जरा यहाँ पर रुको, मैंने ही इस डंजन को क्रिएट किया है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ याद नहीं है और ये इसलिए मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। लेकिन मैंने इस डंजन को अनदर वर्ल्ड में क्रिएट क्यों किया और वो भी अर्थ पे क्यों, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन छोड़ो, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। और सबसे पहले मुझे यहाँ जो मॉन्स्टर है उसके साथ डील कर लेना चाहिए। कहने लगता है तो बिग गाय, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर डिफीट कर ही देता हूँ, हमारे पास और भी टाइम मौजूद नहीं है। आगे हम देखते हैं रेड फैंग काफी ज्यादा गुस्से में दहाड़ने लगता है। केन्या कहता है कि तुम मेरे पहले प्रे होने वाले हैं और वो मन में सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा लंबे समय से फाइट नहीं की, मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब हम केन्या की आंखों में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। वो बड़ी आसानी से मॉन्स्टर के अटैक को स्लाइडली मूवमेंट से यहाँ पर डॉज करते जा रहा था। उसकी जो मूवमेंट्स थी वो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी थी और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर सिर्फ खेल रहा है और मॉन्स्टर उसे अटैक को छू भी नहीं पा रहा। इस चीज को देखने के बाद जो कोनिशी था और जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं, कामिकुरा की मूवमेंट तो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है, आखिरकार क्या हो चुका। कहने लगता है मॉन्स्टर से, तुम्हारी स्पीड तो सफिशिएंट है लेकिन तुम्हारी जो मूवमेंट है उसमें कुछ ज्यादा ही कमी लग रही है, तुम्हारे पास जो ज्यादा अच्छी स्किल्स मौजूद नहीं है, इसीलिए अब हमें इस चीज को फिनिश कर देना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं भाई अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो माना था उसके इन्फ्यूज कर लेता है और वेपन के अंदर भी यहाँ पर माना को वो इन्फ्यूज करने लगता है। इस चीज को देखकर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी बातों को सुनने के लिए। अब देखते हैं वो मुंह के अंदर से डबल फ्लेम टोर्नेडो को यहाँ पर रिलीज कर देता है। लेकिन जो केन्या था वो यहाँ पर कुछ ही स्वॉर्ड स्लैश की मदद से कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर अंत करना बिल्कुल पक्का हो चुका और वो बड़ी आसानी से यहाँ पर रेड फैंग को मार देता है। सभी लोग देखते ही रह जाते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जो केन्या था वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। सिस्टम बताता है उसे काफी ज्यादा लेवल अप हो चुकी थी, साथ ही में उसे लेवल 6 की स्किल्स भी मिल जाती हैं और वो लेवल अप करने के बाद लेवल 1 से सीधा लेवल 7 पर पहुंच चुका था। उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी और अब उसके पास फायर स्किल भी मौजूद थी। वो कहने लगता है तो यही लेवल अप होता है। वो मन में सोच रहा था और कहता है ये एक अच्छी फीलिंग है। तभी जो उसके मेंबर्स और जो कोशिनी था वो वहां पर आ जाते हैं। वो कहने लगता है, कामिकुरा तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग थे। वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी, वो कहती है हाँ तुम काफी ज्यादा अमेजिंग थे, तुमने एक ही बार में और अकेले ही यहाँ पर रेड फैंग को जो लेवल 10 का मॉन्स्टर है उसे क्लियर कर दिया, मतलब कि उसे मार दिया है, वो भी लेवल 1 पे होने के बावजूद। कोनिशी कहने लगता है अगर तुम इस बारे में यहाँ पर चिंता ना करो तो क्या तुम हमारे साथ जो स्किल है उसे यहाँ पर शेयर कर सकते हो, मतलब कि उसके बारे में क्या तुम हमें बता सकते हो क्या तुमने क्या एक्वायर किया। तो एमसी बताने लगता है कि वो एक बेसिक फायर लेवल की मैजिक जो कि लेवल 6 का मैजिक है। कोनिशी कहाँ पर काफी ज्यादा थोड़ा हमें शॉक लग रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है लेवल, तो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज थे और एक्साइटेडली कहने लगते हैं नॉर्मली ये तुम्हें यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचने के लिए 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है। तब एक बंदा कहता है इवन दो मैं यहाँ पर लेवल 5 पर मौजूद हूँ लेकिन मुझे अभी तक इस तरीके की जो स्किल्स हैं वो नहीं मिली और तुम्हें तो यहाँ पर पहली ही बार में मिल गई हैं। कोनिशी कहने लगता है ये कामिकुरो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी जो मैजिक अभी तुमने जो सीखी है उसे ट्राई करना नहीं चाहो, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आखिरकार उसकी पावर है वो कितनी अच्छी होने सकती है। तो यहाँ पर वो भी मान जाता है। केन्या कहता है चलो मैं इसे यहाँ पर ट्राई कर ही लेता हूँ। वो मन में सोचता ये मेरा पहली बार होने वाला है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अर्थ सिस्टम के जो मैजिक है वो अलग प्रकार का हो जाता है और इस दुनिया में आने के बाद मैं इस तरीके की जो मैजिक है उसे पहली बार यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पुराने वर्ल्ड में जो मैजिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिफरेंटली यहाँ पर यूज हुआ करता था। आगे वो अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि इसे इस तरीके से होना चाहिए। वो कहने लगता है मैजिक फ्लेम एंड आउटपुट स्पेल फॉर्मेशन। वो उसके मन में ऑटोमेटिकली आते जा रहे थे जैसे उसे इस सारी चीजों के बारे में पहले से पता था। हम देखते हैं तभी वहाँ कुछ आवाज आने लगती है, सभी लोग देखने लगते हैं। जो लड़की और कोनिशी था वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कोनिशी कहने लगता है कि आखिर क्या और वो उस साइड देखता है तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कोनिशी कहने लगता है ये तो यहाँ पर एक वंडरिंग बॉस है,
हम देखते हैं उनके सामने एक यहाँ पर टायरेंट गोलम जो कि लेवल 30 का मॉन्स्टर है वो अपीयर हो जाता है, जिसकी हाइट और पावर काफी ज्यादा थी। इनकी पूरी टीम में उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। मॉन्स्टर काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगा। कोनिशी कहने लगता है आखिरकार कैसे हो सकता है एक यहाँ पर इस जैसे मॉन्स्टर को एनकाउंटर करना, वो भी लो लेवल के डंजन, ये कैसे पॉसिबल है। जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा फेयर्स एंड पावरफुल लग रहा था। लोग यहाँ पर चिंता करने लगते हैं कि आखिरकार वो कैसे डॉज कर पाएंगे, मतलब कि कैसे एस्केप कर सकते हैं। जो कहने आता है वो सोचने लगता है बंडरिंग बॉस, जो सो कॉल्ड बॉस मॉन्स्टर है, वो पूरे यहाँ पर डंजन के अंदर घूमने लगता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पिछली लाइव में यहाँ पर डीमन किंग को अपने कैसल के अंदर देखते हैं। वो चिल्लाने लगता है ऑलराइट, यहाँ पर हम एक पावरफुल मॉन्स्टर को डंजन के अंदर जो रैंडमली अपीयर हो जाता है उसे यहाँ पर प्लेस कर देना चाहिए। बहुत सारे जो एडवेंचर है वो विनेगर डंजन में ही यहाँ पर घूमते रहते हैं और ऊपर जाने की नहीं सोच। और अगर ऐसा चलता रहा तो जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है वो मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर है वो अपीयर होंगे ही नहीं, इसलिए उसे बंडरिंग का ख्याल आ जाता है जो कि लो लेवल डंजन में भी अपीयर हो सकता है उसकी लिमिटेशन को तोड़ने के बाद। और जो लोग उसे और अगर उनके स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होंगी जिसके कारण वो स्किल को लैक कर रहे होंगे तो वो इस कारण से ट्रेन का मतलब कि ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। और वो हंसने लगता है, वो कहने लगता है अगर हम मॉन्स्टर को स्लो करेंगे तो ये जो वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर भाग भी सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉन्स्टर को यहाँ पर जो रिस्क उसकी ज्यादा करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो कहने लगता है ये ट्रूली एक परफेक्ट प्लान है, मैं यहाँ पर एक जीनियस। हमारा एमसी उसके एटीट्यूड को देखकर कहने लगता है कि मैं सच में यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था। वैसे भी यहाँ पर जो मतलब कि जो बंडरिंग बॉस है वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड के यहाँ पर मतलब कि मेरे द्वारा प्लांट किया गया है, इसी कारण से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तब एक जो बंदा होता है वो यहाँ पर कोनिशी के पास आ जाता है और कहता है कोनिशी क्या हमें यहाँ पर इसे डिकॉय करना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो कहता है हाँ हमें ऐसा ही करना, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो गेट को ब्लॉक करके रखा है और ऐसा लगता है कि हम एस्केप भी नहीं सकते। वो बताता है सभी से हमें यहाँ पर फाइट को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, हमारी जो फाइट है वो तो यहाँ पर होके रहे। और यहाँ पर किसने सोचा था कि हम इस जैसे जो लो एजी डंजन में यहाँ पर इस तरीके के मॉन्स्टर से भी फाइट करना चाहेंगे। कोनिशी कहने लगता है हमें यहाँ कुछ न कुछ कर तो यहाँ पर उससे टाइम को स्टील करना चाहिए, लेकिन तभी जो केन्या था वो आगे बढ़ना लगता है। कोनिशी उसे देखता है और कहता है जरा रुको केमारू, मतलब कि कामिकुरा तुम यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो। केन्या कहने लगता है कि मैं इस चीज को यहाँ पर अकेले ही टेक डाउन करने वाला हूँ, तुम सभी को पीछे हट जाना चाहिए। कोनिशी और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कोनिशी कहता है यहाँ पर पागल बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, सामने वाली चीज है जो बंडरिंग मॉन्स्टर है वो रेड फैंग से यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है, तुम उसे अकेले क्या हम साथ में मिलकर भी उसे फाइट नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा जो एक रूकी बंदा है उसे हैंडल कर सकता है। केन्या यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है और यहाँ हंसते उससे कहता है कि मैं यहाँ पर फाइन रहूंगा। वो मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने अपीयर हो जाता है और वो बताता है मैं एक मौके को मतलब की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था, मेरी जो न्यू स्किल है उन्हें यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं भाई बंडरिंग मॉन्स्टर के सामने जाने के बाद अपने फ्लेम एरो का टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से एक मैजिक सर्कल बन जाता है। और वो कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था ये स्ट्रेंज फीलिंग जैसा पहले मुझे आ रही। और वो बताता है कि जो मैजिक प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के मैजिक सिस्टम के द्वारा वो एक बेसिक लेवल की स्पेल होती है, लेकिन वो उसकी पावर तो स्टेबल रहती है लेकिन उसकी पावर जो है वो सफिशिएंट नहीं रहती। उस स्पेल को देखने के बाद जो कोनिशी होता है वो कहने लगता है ये क्या पागलपन है, क्या वो यहाँ पर फ्लेम एरो को यूज करना चाह रहा है, लेकिन काफी ज्यादा रेकलेस है कि तुम इस तरीके की जो स्पेल है वो एक रूकी होने के बाद यूज करना चाहोगे, इस कारण से तुम यहाँ पर डैमेज हो जाने वाले हो। वो जल्द से जल्द उसे पीछे हट जाने के लिए कहता और उसके यूज के बाद जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता। केन्या सोचने लगता है जैसा मैंने एग्जैक्टली सोचा था, ये कोई भी डैमेज को यहाँ पर कॉज नहीं करने वाला, लेकिन हाउएवर इसको फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी ट्रिक का यूज करने वाला हूँ। और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। वो कहने लगता है यहाँ पर ये चीजें काफी ज्यादा इनफ नहीं है मेरी पावर को यूज करने के लिए, मुझे इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में राइड करना होगा। जिसके बाद वो बताने लगता है मैजिक यहाँ पर ओरिजिनल ग्रीमोर के अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें लर्न करने के बाद उन्हें मॉडिफाइड करने के बाद तुम्हें अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली उसे यूज कर सकते। और वो ऐसा ही करने लगता है, जो उसकी मैजिक की फॉर्म थी वो चेंज होने लगती है। वो बताता है कि तुम्हें हाई डेंसिटी मैजिक पावर को यहाँ पर अपने कम फॉर्म में सिंथेसिस करने के बाद उसकी पावर को काफी ज्यादा एनहेंस करने के बाद इस लेवल पर जी की डायरेक्टली वेनरेबल भी उसके सामने फाइट ना कर सके, इस कॉस्ट के लिए तुम्हें स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होगा। इस वजह से जो स्पेल होती है वो बर्ड्स ऑफ एक्सप्लोजिव पे चली जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे कंडेंस करने के बाद कंपनसेट कर सकते हैं एक स्किल को यूज करने के। और वो एक स्माइल देता है और वो बोलता है यहाँ पर तुम ये मत सोचना कि तुम जैसा जो सिस्टम है वो मेरे जो एक ग्रेट डीमन लॉर्ड है उसे यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने से बाइंड कर सकता है।
और उसका ऐसे करते ही सिस्टम में यहाँ पर जो मास्टरी होती है यहाँ पर मिस्ट्री लेवल की वो अचीव हो जाती है। बेसिक मैजिकल एप्टीट्यूड फायर लेवल 8 की पहुंच जाती है और उसके ऊपर भी एवॉल्व कर सकती है। उसने उस स्किल के ऊपर मास्टरी अचीव कर ली थी, वो भी लेवल 7 के ऊपर होने के बाद। तभी फिर से जो लेवल होती है फायर की वो एवॉल्व कर जाती है और ऐसे ही करते करते उसकी जो इंटरमीडिएट एप्टीट्यूड थी लेवल की वो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर जो कोशिनी था वो कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की मैजिक पावर को यूज कर रहा है, लेकिन उस वजह से हम देखते हैं जो बंडरिंग बॉस था उसे डिफिकल्टी होने लगती और उसे महसूस हो जाता है कि ये डेंजरस होने वाला है, इसीलिए वो केन्या के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। कोनी से यहाँ पर चिल्लाता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए। केन्या को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस स्किल को और भी ज्यादा एडवांस करना चाहता था। वो कहता है ये मेरे लिए काफी नहीं है, वो उसे एडवांस करते जाता है और इस स्किल बार बार लेवल 1 से लेवल 10 तक ले जाता है और उसे इवॉल्व करने लगता है। और जो एप्टीट्यूड होता है फायर मैजिक का वो बढ़कर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो चीज को वो अचीव करना चाहता था उसने फाइनली कर ली थी। वो मॉन्स्टर से कहने लगता है मुझे माफ कर कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा वेट कराया, और वो अपनी ग्रांड रिवाइव और अब वह अपनी स्किल को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और फ्लेम स्पेयर यूज करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वह मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं पावर इतनी ज्यादा थी कि वहां पर पूरी जगह लाइट ही लाइट हो जाती है, किसी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मॉन्स्टर के ऊपर अटैक हो जाता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वह उसे अटैक को अपनी पूरी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक की पावर काफी ज्यादा, एक ही धमाके में मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता। और इस चीज को देखने के बाद जो बाकी सभी बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। जो कोइशी होता है वो कहने लगता है आखिरकार अभी अभी हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या उस बंदे ने अकेले ही बंडरिंग बॉस को यहाँ पर हरा दिया? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई सीकर हो ही नहीं सकता जो अभी अभी अवेकन हुआ है उसे हरा दे। ऐसा लगता है पहले ही किसी सीकर ने जो एस्केप के अंदर मतलब कि डंजन के अंदर मौजूद, उसने पहले से ही जो बंडरिंग बॉस है उसे काफी ज्यादा वीकेंड कर दिया था। और जो राय उसने सिर्फ अपने जो फाइनल ब्लो है उस मॉन्स्टर के ऊपर कर दिया, लेकिन इस चीज को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पावर को इतनी ज्यादा कैसे डिस्प्ले कर सकता है। जो पावर उसने यहाँ पर मैजिक पावर को डिस्प्ले किया था वो काफी ज्यादा थी, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। एक बंदा कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ठीक, लेकिन क्या हम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव कर लिया? लड़की कहने लगती है थैंक गॉड, यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। लेकिन तभी राइकू का जो यहाँ पर बैलेंस था वो बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने माना को मतलब कि काफी ज्यादा यूज कर लिया था और उसके ओवरफ्लो के कारण उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी। वो कहने लगता है जो ट्रांजस्ट फ्लेम स्पेयर है उसने मेरी पूरी मैजिक पावर को कंज्यूम कर लिया और मेरी बॉडी जो इस एग्जॉक्शन को बिल्कुल भी यहाँ पर झेल नहीं सकती। वो कहने लगता है मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा जब मैं इस मैजिक पावर को हैंडल करूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं जो डंजन रेड थी वो खत्म हो जाती है। हमारा एमसी वापस अपने घर पर आ जाता है और उसे जो सीकर लाइसेंस था वो भी मिल चुका था। वो सोचने लगता है कि मैंने बहुत सारी अपने जो मेमोरीज है डीमन किंग की वो रिकवर कर ली है, लेकिन एक क्वेश्चन वो अभी भी मौजूद है जिसका आंसर मुझे मिला भी नहीं है। आखिर उस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड हुआ करता था पूरी हिस्ट्री का, लेकिन मैं कैसे मर गया? इस चीज का सवाल मुझे अभी भी नजर नहीं आया। और मुझे एक और चीज समझ में नहीं आई, आखिरकार जो मेरा रीइंकार्नेशन हो जाता है वो भी उसी दुनिया में होना चाहिए था। आखिरकार मैं दूसरी दुनिया में ऐसे कैसे आ चुका हूँ और जो अर्थ के ऊपर डंजन मौजूद है वो कैसे अपीयर हो गए? ऐसा लग कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ जरूर है। और मोर ओवर जो स्टेटस सिस्टम है वो पुरानी दुनिया में यहाँ पर वर्क नहीं किया करता। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर अलग है। ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा जो मिस्ट्रीज हैं इस बीच में मौजूद है जो मुझे यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं हुई। और जो डंजन था वो अगर मैंने बनाया था उसका कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है, इसका मतलब तो यही है किसी और ने इन सारे डंजन्स को कंट्रोल ले लिया और जो डंजन है उसे अर्थ के ऊपर अपीयर करने फोर्स कर दिया। उस बारे में मुझे पता लगाना होगा, इसके पीछे जरूर से जरूर कोई मास्टरमाइंड मौजूद है, लेकिन उसे ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो कहता है डंजन इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो चैलेंजर को और भी ज्यादा ग्रो बनाना चाहते हैं। जो फाइट होती है अल्टीमेट पावर के लिए डीपेस्ट पार्ट के अंदर जो मौजूद, उस फाइट को करने के लिए वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। वो कहने लगता है मुझे भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा और मुझे सारे जो डंजन है उसे ब्रिंगर लेवल से क्लियर करना होगा। और मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, आखिरकार जो कौन मास्टरमाइंड और कितना ज्यादा इंसोलेंट फूल है जिसे मैं यहाँ पर क्रश करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो मेरे डीमन लॉर्ड के थ्रोन पर बैठने की यहाँ पर जरूरत कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक बिगिनर लेवल के डंजन में दिखाते हैं जहाँ पर लेवल 20 के मॉन्स्टर कोबोल्ड मॉन्स्टर वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं और उनके सामने हमारा जो मेन कैरेक्टर है कामिकुरा रेन्या वो आ जाता है। और अभी वो लेवल 18 पर पहुंच चुका था, उसने एक ही दिन के अंदर अपने जो लेवल थी वो लेवल 18 पर पहुंचा दी थी। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने फ्लेम एरो का यूज कर और उन मॉन्स्टर के अटैकों को डॉज कर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। मॉन्स्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसी कारण से वो एक
रेन्या के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है विनेगर मैजिक। ऐसा लगता है वो इन सभी को डिफीट करने के लिए यहाँ पर काफी नहीं है, लेकिन मैं इंटरमीडिएट मैजिक को इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कारण मेरे पास जो मैजिक है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। इसी कारण से मुझे यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के जो माना है उसे भी बचाने की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं वो फ्लेम फॉर एरो को फिर से यूज करता है, लेकिन इस बार उसने जो उसका फॉर्मूला होता है उसे फिर से रीराइट कर दिया था। वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस फ्लेम एरो को भेजने के लिए ज्यादा माना को कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसके डिस्टेंस को कम कर दें और उसके ऊपर अटैक करें तो मैं यहाँ पर जो इनिशियली माना बिगिनर लेवल का माना होता है उसके जरिए से भी इस पावरफुल अटैक को यूज कर सकता हूँ, और वो इसी तरीके से रीराइट कर देता है। तभी मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो जीरो डिस्टेंस फ्लेम में यहाँ पर एरो का यूज करता है, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पास से हुआ, लेकिन उसका जो डैमेज था वो पहले ही जैसा था। लेकिन जो मैजिक पावर इस बार यूज होती वो काफी ज्यादा कम थी। वो बताता है कि जो स्पेल होती है फॉर्मूला वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट करनी पड़ती है। इस वजह से हम यहाँ पर कम माना होने के कारण भी और बिगिनर लेवल के मैजिक होने के बाद भी जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का मैजिक की पावर है हम उसे यूज कर सकते हैं। वह सभी मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मेरा प्रे तो बनना होगा, तुम सभी को मरना होगा। जो डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर मासूम तरीके से बिहेव करने लगते हैं, लेकिन अगले ही MC रेन्या उन सभी को यहाँ पर मार देता है और वो एक ही बार में लेवल 21 पर पहुंच चुका था। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो फिर से अपने घर पर आ जाता है। वो अपार्टमेंट में रहा करता था। वो सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर के बारे में लास्ट नाइट सोच रहा था और मैंने डिसाइड किया था मुझे इंटरमीडिएट लेवल और जो एडवांस लेवल के डंजन है उसे यहाँ पर बिगिनर डंजन पर क्लियर करना होगा, जिस कारण से जो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं रहेंगे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि जो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल के डंजन क्लियर करने के लिए तुम्हें पहले जो बिगिनर लेवल के डंजन कॉन्क्वेस्ट मतलब कि उसके जो बॉस होता है उसे हरा कर यहाँ पर तुम्हें रजिस्टर करना होगा, तभी जाकर तुम जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के डंजन को यहाँ पर क्लियर करने एलिजिबल हो सकते हो। और बिगिनर लेवल के डंजन को क्लियर करने के लिए जो कि बॉस मॉन्स्टर अराउंड लेवल 30 पर होता है और हमारा जो MC रेन्या है वो लेवल अभी सिर्फ 18 पर है। उन दोनों के बीच में जो लेवल गैप है वो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर वो एडवांस मैजिक हिट का यूज करेगा तो ये उसे आसानी से हरा सकता है। वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि बिगिनर लेवल को पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्कर करने के लिए जरूर से जाएगा। हमें बताते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें बिगिनर लेवल के डंजन को यहाँ पर क्लियर करना है और बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर मारने के बाद तुम्हें डेब्यूट करना है, वो भी एडवांस लेवल के डंजन। इसके लिए जो बिगिनर होता है, जो रूकीज होते हैं, उन्हें 2 से 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर उसे उस टाइम पे भी नहीं कर पाते। और अगर जो लोग इसे बहुत ही ज्यादा कम समय मतलब कि 1 साल के अंदर कर लेते हैं तो वो काफी ज्यादा क्वाइट टैलेंटेड माने जाते हैं। लेकिन हमारा MC ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो कल ही यहाँ पर उस डंजन को कॉन्कर कर लेगा और ऐसे ही दिन बीत जाता है। वो दूसरे दिन यहाँ पर डंजन बॉस को चैलेंज करने के लिए गेट के सामने आ जाता है। वो बताता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी चैलेंजर मौजूद नहीं है और अगर यहाँ पर कोई मेरे से पहले आ जाता तो मुझे यहाँ फिर से 12 घंटे के लिए उसका इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर की रिस्पॉन्स टाइम होती है वो 12 आवर होती है। लेकिन जो डोर है जेम के ऊपर लगा हुआ है वो शो कर रहा है कि अभी तक किसी बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि उसके जेम के ऊपर यहाँ पर लाइट इंडिकेट करती है। अगर वो ब्लू जल रही है इसका मतलब कि अभी तक इसे यहाँ पर किसी ने चैलेंज नहीं किया, मतलब कि डंजन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो रेड कलर में ग्लो करने लगता है इसका मतलब इसके अंदर जो चैलेंजर है वो मौजूद और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक बंदा उसके पीछे आ जाता है और वो कहने लगते हैं यहाँ पर हमसे पहले कोई और ही मौजूद है। हमारा MC रेन्या पीछे मुड़कर देख हमें दिखाते हैं 3 लोगों की एक पार्टी होती है जो उसी प्लेस पर आ जाते हैं। तो रेन्या कहने लगता है क्या तुम लोग भी बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर डिफीट करने के लिए आए हो? तो जो लड़की उनकी टीम में से मौजूद थी वो कहती है हाँ। क्या तुम भी यहाँ पर इसी के लिए आए? तो रेन्या कहता है हाँ, मैं भी यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना चाहता हूँ। वो तीनों यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन तभी रेन्या कहने लगता है मैं यहाँ पर कामिकुरु रेन्या और मैं सोलो ही वर्क करना पसंद करता हूँ। तभी जो सामने वाले टीम का एक रेड हेयर गाय बंदा था वो कहने लगता है मेरा नाम याई ऊतो हो, मैं इस टीम का लीडर भी हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है वो स्वॉर्ड में। हमें बताते हैं वो लेवल 31 का हो। जिसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मेरा नाम यहाँ पर हिमुरु सेंजी है और मैं एक प्रोफेशन से टैंक हूँ। वो भी लेवल 31 ही का बंदा था। लास्ट में जो लड़की होती वो बताती है मेरा नाम आई शुजुको है और मैं एक हीलर और मैचे हूँ प्रोफेशन से, और वो भी लेवल 30 पर होती है। उन दोनों से सिर्फ एक ही लेवल कम होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रेन्या कहने लगता है क्या तुम दोनों यहाँ पर सिमिलर, क्योंकि उनका जो सरनेम होता है वो सेम होता है। तभी जो लड़की थी वो सुजुकी थी, उसका जो नाम होता है वो कहने लगते हैं यूतो और मैं यहाँ पर कजन्स है, अगर तुम चाहो तो हमारा जो फर्स्ट नेम है उससे भी यहाँ पर बुला सकते हो। रेन्या कहने लगता है वैसे भी तुम मुझे यहाँ पर रेन्या करके बुला सकते हो। तो लड़की भी इसके लिए खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जो यूतो कहता है कि ये काफी ज्यादा फनी टाइमिंग की थी, हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए।
शिंजी कहने लगता है हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वापस जाकर कल फिर से आना होगा। तो यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रेनिया उनकी बातों को सुन रहा था और कहता है अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर चैलेंज को टुगेदर कर सकते हो। तो यूतो कहने लगता है क्या तुम इसमें पक्के हो कि क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक टीम के अंदर यहाँ पर मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए चैलेंज करना उसमें काफी ज्यादा डिवाइड हो जाता है, वो हम चारों के बीच में बढ़ जाएगा, क्या तुम्हें इस बारे में पता? तो रेनिया कहने लगता है मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी इसके लिए यहाँ पर मान जाते हैं। यूतो कहता है थैंक्स, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। और वो लोग इस चीज को डील कर लेते हैं। उनकी पार्टी को बनाने के बाद वो लोग एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिंजी यूतो से कहने लगता है तुम्हें अपने माना को इसके क्रिस्टल के अंदर प्योर करना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो डोर है उसे अनलॉक कर सकते हैं और हमें यहाँ पर चलना चाहिए। वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जो शिजुको होती है वो रेनिया से कहने लगती है तुम्हारे यहाँ पर टेम्पररी जो पार्टी है हमारे साथ बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रेनिया कहता है कि यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा ग्रेटफुल। वो मन में सोच रहा था ये बर्ड बिल्कुल भी यहाँ पर झूठे नहीं है, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं हमेशा बैटलफील्ड में अकेला ही यहाँ पर रहता और ये यहाँ पर झूठ होने वाला है। अगर मैं उन लोगों की जो पार्टी है उसे एडमायर नहीं करता, जो हीरोज होते हैं वो डीमन को डिफीट करने के लिए साथ में फाइट करते हैं, मैं उनसे काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। वैसे भी यहाँ पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जो रोल ऑफ रीइंकार्नेशन के यहाँ झंझट में है उसमें यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। ये काफी ज्यादा टचिंग है। तभी यहाँ पर जो शिजुकी होती है वो कहने लगती है ये मुझे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे भी हम तीनों जो मौजूद वो बचपन से ही यहाँ पर दोस्त हैं, इसी कारण से हम लोगों ने सीकर बनना भी एक साथ ही पसंद किया और हम तीनों को आधे साल से भी ज्यादा हो चुका और हमें लगा था ये हमारा ब्रेक थ्रू करने का बिगिनर लेवल डंजन का मौका आ चुका है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अब बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज कर देना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर रियो को सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो उस डंजन विकी के अंदर लिखा था कि 2 से 3 साल तुम्हें यहाँ पर बिगिनर लेवल के डंजन को ब्रेक थ्रू करने के लिए लगते हैं और अगर तुम्हें इसे 1 साल के नीचे अगर कर लेते हो तो ये काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। तो वो सुजुकी से कहने लगता है तुम लोग से बस 6 मंथ यहाँ पर अवेकन होने के बाद तुम बॉस मॉन्स्टर को अटेम्प्ट कर रहे हो, ये काफी ज्यादा ब्रिटी इम्प्रेस। क्या तुम लोगों को ये पता है? तभी यू तो डंजन को अनलॉक कर लेता है और वो लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भी जो सुजुको होती है वो कहने लगती है अगर मैं यहाँ कुछ ज्यादा रूड ना हूँ तो मैं यहाँ पर जान सकती हूँ थोड़ा बहुत तुम्हारी जो सीकर की हिस्ट्री है उसके बारे में। वो रेनिया से इस चीज कह रही थी तो और वो कहने लगती है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर बॉस को सोलो चैलेंज करना पसंद करते, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम लोग तो हम मतलब कि तुम हमसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जो अकेले ही बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आ गए। जिस पर रेनिया कहता है कि मुझे सिर्फ से यहाँ पर 2 ही दिन हो गए हैं। सुजुकी, यूतो और जो सेंजी होते हैं वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके पैरों तले यहाँ पर जमीन खिसक जाती है। उनके एक्सप्रेशन तो तुम देख ही सकते हो। यूं तो कहता है क्या मैंने गलत सुन लिया और वो उससे सीक्रेट लाइसेंस को देखने के लिए मांगने लगता है। हमारा जो एमसी था वो उसे दिखा देता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। वो सभी देखकर इसे और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या इसने सच में कल के दिन यहाँ पर रजिस्टर किया? तो यूं तो कहने लगता है अगर आप तुमने कल यहाँ पर किया था तो आज तुम लोअर फ्लोर पर कैसे आ सकते हो? तभी जो उसका दोस्त था वो कहने लगता है मैंने सुना था जो मैजिक टूल होता है मॉन्स्टर को अवॉइड करने के लिए वो अभी सेल पर चल रहा था। यूं तो कहता है कि तुमने उसे यूज किया था। तभी जो सुजुका थी वो कहने लगती है यूं तो और सभी के लिए मैं तो उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती, लेकिन उसे भी यहाँ पर डाउट लग रहा था। वो कहने लगती है चैलेंजिंग डंजन बॉस को अकेले यहाँ पर रेड करना, वो भी तुम्हारे 2nd दिन पर जब तुम सीकर बने हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो सकता है। तो एमसी सोचने लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही हार्ड चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं एक ह्यूमन लॉर्ड हूँ जो कि पास्ट लाइफ में हुआ करता था। और वो सोचने लगता है कि इन्हें साबित करने के लिए उसे अपने स्ट्रेंथ को दिखाना होगा जो उसकी एक्चुअल कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे काफी ज्यादा बॉदर कर रही हैं। तभी जो यूता के साथ में बंदा था वो कहने लगता है आखिरकार जो बॉस है वो हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा? सुजुका कहने लगती है रेनिया मुझे भी काफी अजीब आ रही है। यूता कहता है सुजुको क्या तुम डोर को ओपन कर सकती हो? लेकिन सुजुका ऐसे नहीं कर पा रही थी। रेनिया को भी चिंता होने लगती है। तभी हमें बताते हैं सिस्टम बताता है कि जो वेरिफिकेशन थी कैंडिडेट की वो पूरी हो चुकी है और जो कंडीशन थी वो भी तुम यहाँ पर अचीव कर सके हो। इस कारण से तुम्हें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉस लेलिंग लाइन को यहाँ पर फेस करना होगा। एक एक्स्ट्रा बॉस को सुनने के कारण यूता और बाकी सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा एमसी भी सोच रहा था। तभी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा लाइट जलने लगती है और एक यहाँ पर जो फाइनल बॉस था वो एक अपीयर हो जाता है जो फ्लेलिंग लाइन था। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा बॉस के बारे में पहले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एमसी सोचने लगता है कि उसके बारे में उसे भी कुछ भी नहीं पता था आखिरकार क्या चल रहा है। तभी यूता सुजुका से यहाँ पर एपराइज करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास एक पावर थी जिसकी वजह से वो किसी भी इक्विपमेंट पर मॉन्स्टर को यहाँ पर जान सकती थी। वो अपनी पावर का यूज करती है और बताती है कि ये यहाँ पर जो मॉन्स्टर है इसका नाम यहाँ पर फ्लेम लॉइन है, वो यहाँ पर फ्लेम्स को यूज कर सकता है और जो इसको रेड करने की रिकमेंडेड लेवल होती है वो 40 की पार्टी होती है। इसे सुनने के बाद यूता और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं
क्योंकि वो सिर्फ लेवल 30 पर ही थे। रेन्या भी सोचने लगता है कि आखिरकार जो हाई लेवल का बॉस है वो इस जैसे बिगिनर डंजन में क्या कर रहा है। सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा नंबर भी नहीं थे और जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी हमारे एमसी रेन्या को याद आ जाता है। वो बताता है कि पिछली लाइफ में जो बिगिनर डंजन थे उन्हें क्लियर करना लोगों के लिए आसान होता जा रहा था, क्योंकि जो लोग थे वो गैदर होकर और उनकी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बड़ी आसानी से इसे क्लियर कर लेते थे। लेकिन जो डीमन लॉर्ड के लिए बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को सेफ्टी के लिए फिट कर देता है कि जिस मूवमेंट पर उनकी जो सेफ्टी थी वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगेंगे और अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने के बारे में सोचेंगे। इसीलिए वो यहाँ पर कुछ कंडीशन के मुताबिक हर एक डंजन के अंदर एक एक्स्ट्रा बॉस जो कि उनके लेवल से कहीं ज्यादा पावरफुल होता था उसे यहाँ पर सेटिंग करके बिठा देता था। जैसे कि अगर जो चैलेंजर थे वो सर्टेन नंबर पर पहुंच जाएंगे, मतलब कि एक डंजन को अगर कोई 100 टाइम तक क्लियर कर लेता है तो 100 टाइम्स के बाद उन्हें एक जो एक्स्ट्रा बॉस है उसे यहाँ पर फेस करना होगा। जो डीमन लॉर्ड की सबऑर्डिनेट थी वो उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। प्रोबेबली जो चैलेंजर है वो अपनी जिंदगी को हार बैठेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर डिफिकल्टी होती जा रही है वो बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट होती जा रही है। लेकिन डीमन लॉर्ड को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस रूम से यहाँ पर निकलने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता। तुम्हें यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को फाइट करके हराना ही पड़ेगा। और हमारे एमसी को सभी बातें याद आ जाती हैं और उसे काफी ज्यादा अपने किए पर रिग्रेट भी हो रहा था। वो बताता है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड में भी है। सभी लोगों को वो देखता है, सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे और कोई भी बिल्कुल एक्साइटेडमेंट नहीं था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेडमेंट महसूस हो रही है। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी रोर करता है और रेन ने कहने लगता है जो मैजिक है वो फ्लेमिंग लॉयन है, जो कि फायर रेजिस्टेंस से महसूस होता है और ये उसके लिए भी काफी ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम से वो फायर वेस्ट मैजिक को यूज कर रहा था। इसलिए उसके अपने मैजिक में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी लानी होगी और कुछ ट्रिक के साथ ही इसे हराना होगा। यूता कहता है कि यहाँ पर जो रेन्या है वो पीछे रहेगा और हम सभी तीनों मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे। हमारा एमसी भी कुछ भी नहीं कह पाता। वो कहता है चलो ठीक है। वो उस मॉन्स्टर को उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है। वो बताता है कि अब मैं इन्हें ही हैंडल करने दूंगा। सभी लोग मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लॉयन था वो भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो यूता और उसका जो दोस्त था वो दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लेमिंग लॉयन था वो एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल था और एमसी इस चीज को देखना चाहता था कि यूता और जो बाकी हैं सभी मिलकर एक हायर लेवल के अपोनेंट को यहाँ पर हरा भी पाएंगे क्या वो लोग इसके लिए कैपेबल। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो अपनी शील्ड की मदद से जो लॉयन के अटैक है उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी जो यूता था पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जो लॉयन था अपने टेल की मदद से यूता को पीछे कर देता है और वो दोनों ही लॉयन से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। यूता कहने लगता है ये जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा क्विकली रिएक्ट करता है, इसलिए हमें जो केयरफुल रहना चाहिए। अगर वो हमें टच कर लेता है तो हम लोग तो यहाँ पर इंस्टेंटली जली जाने वाले हैं। और एमसी को लग रहा था कि वो लोग उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोबेबली बस होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके पास एक और जो मेंबर है वो पार्टी के अंदर मौजूद है। जो सुजुका थी वो अपने यहाँ पर पावर का यूज करने लगती है और सभी को एक साथ अटैक करने के लिए कह रही थी, क्योंकि वह अपने वाटर स्पेयर को भी लॉन्च करती है। जो मॉन्स्टर देख लेता है और उसके अटैक को रोक भी लेता है। वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसके वाटर मैजिक का एक फायर लॉयन के ऊपर भी कुछ असर नहीं पड़ रहा था। एमसी कहने लगता है जो वाटर मैजिक है वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसके फ्लेमिंग शील्ड को तुम्हें तोड़ने के लिए एक मिडिल लेवल का मैजिक करना होगा, ना कि एक विनेगर लेवल का मैजिक। लेकिन तभी जो यूता था फिर से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही में उसका दोस्त भी अपनी शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा जोर से दहाड़ता है और अपनी पावर को रिलीज करता है और उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी चोट लग जाती है और जो यूता थे और वो दोनों ही खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं मॉन्स्टर अब पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसे गुस्से भी आने लगते हैं। साथ ही में उसके जो बाउंड थे वो भी हील होने लगते हैं। वो मैजिक पावर को इकट्ठा कर उन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों ही दीवार से जाकर तकड़ा जाते हैं। जो सुजुका थी वो उन दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है और उन्हें हील करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जो लॉयन था वो उसे देखने लगता है और वो उसे बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दे रहा था। सुजुका काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाती है और हिल भी नहीं पा रही थी। और जो यूता और सेंजी थे दोनों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी और जो मॉन्स्टर था वो सुजुका के सामने आने ही लगता है। सुजुका को लगता है कि वो अब नहीं बचने वाली, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अब यहाँ पर मारे जाने वाली है। लेकिन तभी हमारा जो एमसी था रेन्या वहाँ पर आ जाता है और ट्रांजेक्शन फ्लेम स्पेयर का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही हम देखते हैं सुजुका आंखें खोलती है, रेन्या उसके सामने मौजूद था। मॉन्स्टर उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन्या के अटैक का उसके ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास फायर रेजिस्टेंस मौजूद थी। उसने कहा था कि मैं ऐसा एक्सेप्ट ही करके रखा था और वो कहता है कि मुझे अपने फॉर्मूला को फिर से केयरफुली यहाँ पर एनहेंस करना होगा और इसे हराने के लिए कुछ और सोचना होगा, लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
और वो आगे मॉन्स्टर से कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुमसे कैसे डील करने वाला हूँ। साथ ही में उस सुजुका से कहता है कि मैं इस बंदे को अकेले डील कर लूंगा, तुम्हें यूता और बाकी सभी को हील कर देना चाहिए। तो वो भी समझ जाती है और उनके पास जाने लगती है। हम देखते हैं जो रेन्या था वो फिर से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर भी गुस्से में आकर रेन्या के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन रेन्या उसके अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर कई अटैक रेन्या के ऊपर करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर पा रहा था। जो सुजुका थी वो यूता और उन दोनों को हील करने लगती है। साथ ही में देख रही थी कि रेन्या फाइटिंग करते ही जा रहा था और वो बड़ी आसानी से एनिमी के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करते पा रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ पा था कि आखिरकार वो इतने जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन चुका है। हम देखते हैं मॉन्स्टर्स के अटैक का रेन्या के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। रेन्या हंसता है और अपनी एक टेक्निक को यूज करने लगता है जो कि जीरो डिस्टेंस फ्लेम की होती है, जिससे वो फॉर्मूला को एनहेंस करने के बाद एक और नई टेक्निक फ्लेम क्लॉक को बना लेता है। और हमें बताते हैं ये एक ऐसा मैसिंग है जो हम डिफेंसिव तौर पर और ऑफेंसिव तौर पर दोनों पर ही यूज कर सकते हैं। इसे तुम पिस्ट के आजू बाजू लगाने के बाद एक छोटे से मैजिक बैरियर के समान किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हो और अपनी बॉडी के हिसाब से एक लॉक की तरह भी काम करा सकते हो। वो बताता है कि मेरी प्रिपरेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो भी रेन्या के ऊपर अटैक कर देता है। रेन्या उसे काफी ज्यादा पंचेस लगाता है, जिस वजह से बीस्ट के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आता जा रहा था। वो बीस्ट रेन्या के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेन्या बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और फिर से बीस्ट के ऊपर पंचेस कर देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर यहाँ पर अपने आप को जो रेन्या था उससे दूर करने लगता है। वो अपने मैजिक पावर को दूर से ही रेन्या के ऊपर अटैक करने के लिए यूज करते जा रहा था, लेकिन जो रेन्या था वो बड़ी आसानी से उसके पास में आ जाता है और जोरदार एक फिर से घूंसा लगाता है। जो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि बीस्ट की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन बीस्ट इतनी ज्यादा आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो फिर से रेन्या के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेन्या उसे फिर से डॉज कर लेता है। लेकिन उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक इस तरीके से नहीं कर सकता था। और वो मॉन्स्टर से कहता है ऐसा लगता है जो पंच था वो तुम्हें फाइनल शॉट करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं था, लेकिन उसने यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया। वो कहता है कि मुझे कुछ और यहाँ पर मैजिक पावर की जरूरत है और इस वजह से मैं उसे हरा पाऊंगा। लेकिन तभी उसे एक चीज याद आ जाती है। वो सुजुका की तरफ देखने लगता है। वो तीनों को उसने हील कर दिया था और उसे देखकर वो कहता है कि मुझे एक आइडिया याद आ गया। तभी विश ने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो सुजुका को देखते जा रहा था, लेकिन वो फिर भी उस अटैक को डॉज कर दे जाता है। साथ ही में वो सोच रहा था सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट सिनेरियो है, मैंने एक पार्टी के साथ काम करने के बारे में सोचा था, मैंने कुछ फ्रेंड बनाने के बारे में सोचा था जिन्हें मैं एडमायर कर पाऊंगा और जिनके साथ मैं मिलकर जो पावरफुल एनिमीज हैं उन्हें भी मार पाऊंगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि मैं उसे इस चीज को अभी यूज कर सकता हूँ। और वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसे क्या करने वाला है। तभी वो शिजुका से कहने लगता है। शिजुका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही बीस्ट को कुछ समझ में आ रहा था। रेन्या शिजुका से कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? शिजुका को भी अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी ब्लेस कर रही थी। आगे वो शिजुका से कहता है कि अपने वाटर मैजिक को यहाँ पर यूज करो। शिजुका को हम देखते हैं उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए मान जाती है। तो वो रेन्या से कहने लगती है कि मुझे सिर्फ अपने वाटर मैजिक को यहाँ पर एक डिफेंस क्रिएट करने के लिए यूज करना है, लेकिन रेन्या कहता है कि तुम अपने मैजिक को यहाँ पर कास्ट सिर्फ करके रखना है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी मैजिक पावर का यहाँ पर लॉयन के ऊपर कोई भी यूज नहीं होता, लेकिन वो कहती है मुझे रेन्या के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा और वो अपने स्पेल को कास्ट कर मैजिक को क्रिएट करने लगती है। लेकिन इसे देखने के बाद जो लॉयन था उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सुजुका के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके बीच में हम देखते हैं रेन्या सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर उसकी स्पेल को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने दूंगा और वो यहाँ पर लॉयन के ऊपर अटैक भी कर देता है। लॉयन काफी ज्यादा पीछे हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर रेन्या फिर से अपने स्पेयर का यूज करता है जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सुजुको बताती है कि जो स्पेल है वो रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके आगे मुझे क्या करना होगा। तो रेन्या बताता है तुम सारी चीजें अब उसके ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो सुजुका को पीछे जाकर यहाँ पर उसे पीछे से यहाँ पर पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और हड़बड़ाते हुए रेन्या से कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर एकदम से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम बैटल के दौरान इस चीज को नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। तभी रेन्या उससे कहता है कि तुम्हें अपने मैजिक पावर पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन चीजों पर। तो जो सुजुका थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी वो किसी चीज को नोटिस करती है। वो देखती है कि यहाँ पर उसकी जो मैजिक पावर है वो खुद से ही अपने आप से कंट्रोल हो रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो रेन्या बताता है कि उसकी मैजिक पावर को जो है रेन्या कंट्रोल कर रहा है। तो सुजुको शॉक्ड हो जाती है और कहती है लेकिन वो मेरी मैजिक पावर है। लेकिन रेन्या कहता है कि हमें जो प्रिपेयर करना था वो हमने प्रिपेयर कर लिया है और वो लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें रेन्या बताता है नॉर्मली ये उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था शिजुको की मैजिक में अपनी स्पेल को यहाँ पर रीराइट करना, लेकिन उसकी जो स्किल्स हैं वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, इस कारण से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसी कारण से वो इस चीज को कर पा रहा था, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं था जितना उसे लग रहा था। वो बताता है अनलाइक लास्ट टाइम वो एक बेसिक स्पेल को एक हाई स्पेल में एडवांस नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा वो
वो इस स्पेल को इंटरमीडिएट लेवल तक ही ले जा सकता है और मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो फीलिंग लाइन के डिफेंस के लिए ये काफी होनी चाहिए। और वो लोग मैजिक पावर को फिर से प्रिपेयर करने लगते हैं। जो सुजुका थी वो पूछने लगती है ये क्या है, तो रेन्या उसे बताता है कि ये एक इंटरमीडिएट लेवल की वाटर स्पेल है जिसका नाम सोरिंग वाटर कैनन होता है, जिसे हम कंबाइन कर सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल के फायर स्पेल के साथ, जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, लेकिन ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूज करने वाला है। लेकिन सुजुका कहती है नो वे, जो दो स्पेल हैं वो एक साथ ओवरलैप करती हैं, इससे हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। वो यकीन नहीं कर पाती कि कोई वाटर फायर स्पेल को एक साथ यूज कैसे कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं जो लॉयन था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन इनने अपनी जो प्रोफेशन थी वो पूरी कर ली थी। हम देखते हैं वो एक यहाँ पर एक स्पेल को काउंटर करते हैं जिसका नाम ब्रिलियंट अजूरा फ्लेम था, जो कि वाटर और फायर स्पेल को बनाकर लगी थी, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। जो लॉयन था उसे भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे सुजुका और जो यूता और संजी थे दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जो बॉस था वो डिफीटेड हो जाता है। सिस्टम बताता है जो एक्स्ट्रा बॉस फ्लेम लॉयन था वो डिफीटेड हो चुका है। रेन्या के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जो सुजुका थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं जो रेन्या था वो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका था और लेवल 26 पर पहुंच जाता है, और जो रेन्या था उसे अपने दिल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो बताने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने अलाइज के साथ काम नहीं किया था, और जिस पावर को मतलब कि जिस चीज की मुझे जरूरत थी उसे पूरा करने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो सुजुका थे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और जो यूता और सेंजी थे वो और भी ज्यादा शौक लग रहे थे। वो कहते हैं कि उसने यहाँ पर जो रेन्या है अकेले ने एक एक्स्ट्रा बॉस को जो कि लेवल 40 पर था उसे अपने आप से अकेले ही हरा दिया। आगे वो यहाँ पर कहता है कि जो फायर पावर थी उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल थी। जो सुजुका थी वो रेन्या को देखने लगती है और कहती है ट्रूली मुझे भी यहाँ पर लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिसके बाद हम उसी डंजन के अंदर यूटा को देखते हैं। वो रेन्या से कहने लगता है सबसे पहले मुझे तुम्हारा शुक्रिया करने दो, तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ पर आज जिंदा बच पाया हूँ। तो रेन्या कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम एक डंजन एक्सप्लोरेशन के अंदर एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं, और वैसे भी हम एक दोस्त हैं, क्या हम नहीं है? तो यूटा कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। लेकिन जो यूटा और सेंजी थे वो दोनों बात करने लगते हैं हमने तो एक दूसरे की इतनी ज्यादा मदद भी नहीं की। सेंजी कहता है तुमने सही कहा, ऐसा लग रहा था कि हम ही लोग वो थे जिसने आप तुम्हारी जो पूरी हेल्प है बोली है, बल्कि हमने तुम्हारी कोई भी मदद नहीं। शिजुका भी कहने लगती है मैंने अपनी मैजिक पावर को तो यूज किया लेकिन वो मुझे मेरी बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन तभी यूटा कहने लगता है सबसे पहले हमें हमारा जो रिवॉर्ड है उसे क्लेम कर लेना चाहिए, और वो रेन्या से कहने लगता है तुम्हें अपने जो हैंड है सिर्फ उसे मैजिक क्रिस्टल के ऊपर प्लेस करना है और तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो तुम्हें मिल जाएगा। जो सुजुका थी वो भी रेन्या से कह रही थी कि तुम्हें अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना चाहिए। जिसके बाद सिस्टम बताता है जो उसने बॉस है उसे डिफीट कर दिया है और जो रिवॉर्ड है वो भी सभी को मिल जाते हैं। जो 4 प्रकार के अलग अलग क्रिस्टल थे हमें बताते हैं जो कि ट्रांसफर क्रिस्टल होते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम होता है जो कि बिनेगर लेवल को डंजन को क्लियर कर लेते हैं, जो उन्हें मिल जाता है। साथ ही में उसके पास एक ऐसी पावर होती है जो रजिस्टर्ड एरिया होते हैं क्रिस्टल के अंदर उसके बिटवीन में तुम ट्रांसफर कर सकते हो। एक प्रकार से वो टेलीपोर्टेशन स्टेम टाइप का था। उस क्रिस्टल को देखने के बाद जो यूटा और सेंजी थे उसे ही देखने लगते हैं। सेंजी कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के डंजन में जा सकते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों भी यहाँ पर एक इंटरमीडिएट लेवल के जो सीकर्स थे वो बन चुके थे। साथ ही में उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक बुक भी मिलती है। सिस्टम बताता है कि जैसे कि तुमने एक्स्ट्रा बॉसेस को डिफीट किया है उसके बदले में तुम्हें एक जो रिवॉर्ड है स्पेशल टाइप का वो दिया जाता है। उस बुक को हम देखते हैं जो सुजुका थी अपने पावर की मदद से एपराइज करने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है ये बिगिनर फायर मैजिक एप्टीट्यूड मैजिक है जो कि लेवल 5 का है। जिसके बाद हम देखते हैं जो रेन्या था वो उस बुक को ले लेता है। जो मतलब सुजुका थी वो कहने लगती है ये काफी ज्यादा एक इनक्रेडिबल रेयर बुक है, जैसा कि हमने सोचा था एक एक्स्ट्रा बॉस को डिफीट करने पर काफी ज्यादा स्पेशल रिवॉर्ड मिलते हैं। लेकिन रेन्या कहने लगता है तुम्हें कैसे पता, तुमने तो इस बुक को यहाँ पर रीड भी नहीं किया, लेकिन उसके बिना ही तुम बता सकती हो कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो सुजुका बताने लगती है हाँ ये इसलिए क्योंकि मैंने उसके ऊपर एप्राइजल का यूज किया था। लेकिन जो सुजुका है वो थोड़ा अजीब सी मुंह बनाती है और कहने लगती है रेन्या क्या तुम सच में यहाँ पर सोलो एक्सप्लोर कर रहे थे डंजन को, वो भी बिना एप्राइजल के स्किल के? तो रेन्या कहता है हाँ ऐसी ही बात है। और जो सुजुका थी वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और सिर पकड़कर कहने लगती है जब तुम अनफेमिलियर मॉन्स्टर को एनकाउंटर कर लेते हो या फिर कोई ट्रैप्स मिल जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एप्राइजल है वो तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद कर सकती है। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क से भी बच जाओगे। तो रेन्या कहने लगता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ 2 ही दिन से अब डंजन को रेड स्टार्ट करना चालू किया था, तो मैं इन सब चीजों की तैयारी कहाँ से कर पाता। तो यहाँ पर जो सुजुका थी वो कहने लगती हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। वो पैनिक कर रही थी। वो बताती है तुम्हारी स्किल्स के मुताबिक मैं और भी ज्यादा चीजों को तो समझ भी नहीं सकती। जो रेन्या था वो हंसने लगता है और उस बुक को यहाँ पर लेकर सुजुको को देने लगता है कि ये तुम रख सकती हो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और कहते हैं कि वो तुम ही थे जिसने यहाँ पर बॉस को हराया था रेन्या, तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रेन्या उसे बताता है कि ये ऑलरेडी फाइन है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फायर स्पेल की जो एडवांस लेवल की एप्टीट्यूड है वो पहले से मौजूद है। तभी यूटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम सच में कह रहे हो, पहले ही तुम इसे यूज नहीं कर सकते लेकिन इसे
बेचने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन वो हम देखते हैं फिर भी सुजुका को दे देता है और जो रेनिया था उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उसे वहाँ पर एक और चीज मिल जाती है। वो उठाकर देखता है जो कि एक मैजिक स्टोन का टाइप का चीज था और वो सोचने लगता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने जब जो टायरेंट गोलम था उसे डिफीट किया था तब भी मुझे एक चीज मिल ही गई थी। हम देखते हैं वो यूटा से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर उस बुक के बदले में इसे रख सकता हूँ। तो यूटा भी इसके लिए मान जाता है और वो लोग जाने के लिए तैयार थे। यूटा कहता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, एक्सप्लोरेशन का आज का जो दिन था वो खत्म हो चुका है। जो सेंजी था वो भी कह रहा था कि मेरी जो एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, अब मैं और भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आगे सुजुको रेन्या का काफी ज्यादा शुक्रिया करती है, आज तुमने भी हमारे लिए जो कुछ भी किया। वो काफी ज्यादा शर्मा रही, वो बताती है समडे मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहूंगी दोबारा से। और वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। इस चीज को यूटा और सेंजी भी देख रहे। तो वो लोग कहने लगते हैं कि जो सुजुका है फाइनली एक गर्ल के लिए जो स्प्रिंग है वो आ ही चुका है। तो सेंजी कहता है हाँ, एक वाइल्ड गर्ल के लिए आज वो दिन आ ही चुका है। लेकिन तभी सुजुका चिल्लाकर कहने लगती है आखिर कर तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो। जिसके बाद दिन निकल जाता है। अगले दिन देखते हैं हमारा एमसी बताता है कि इमीडिएटली उसने दूसरे दिन एक इंटरमीडिएट डंजन को चैलेंज करने की कोशिश की थी। वो बताता है इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर 6 विनेगर डंजन। तुम्हें इंटरमीडिएट डंजन को एक्सेस करने के लिए ट्रांसफर जोन से जो कोई बिगिनर डंजन का रहता है उससे निकलना पड़ेगा। बिगिनर डंजन यहाँ पर ट्रेवल जोन में पहुंच जाता है जैसे यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मतलब की सर्कल था वो बना हुआ होता है जहाँ से वो अपने ट्रांसफर को यूज कर सकता है एक क्रिस्टल की मदद से। लेकिन तुम्हारी जो जाने की डेस्टिनी होती है वो बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से रैंडम होती है और वो यही आशा करता है कि उसे जो इंटरमीडिएट डंजन मिलने वाला है उसके अंदर जो उसके गेन होने वाले हैं वो अच्छे से होने चाहिए। उसे काफी ज्यादा हाई एप्टीट्यूड के जो मैजिक हैं वो चाहिए थे। वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है जो कि बर्फ से ढकी हुई लग रही थी। उसे देखकर हमारा जो एमसी रेन्या था वो कहने लगता है क्या जो इंटरमीडिएट का डंजन है ये वही हो सकता है जहाँ हमने जो लैंड ऑफ एयरटोल था उसमें बनाया था। साथ ही में नरेटर हमें बताता है जो एयरटोल है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम चैलेंजर मौजूद है, इसलिए मैंने इसे पहले कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इन अदर वर्ड ये काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बर्थलेस डंजन है, इसके पास कोई भी वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स मौजूद नहीं है। तो हमारा जो डीमन लॉर्ड था वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है सभी ऑल प्लेसेस मैं सबसे ज्यादा बर्थलेस प्लेस पर कैसे आ सका हूँ। उसे तो उसकी यहाँ पर जो डेस्टिनी थी उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी हमें उसे देखते हैं जिसे कोई क्रिएचर दिखा गए होके और वो सोचने लगता है कि मैं अब मैजिक एप्टीट्यूड को चाहता हूँ जो कि अदर देन फायर हूँ और यहाँ पर कोई भी ऐसा मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है जो कि उसे चाहिए। जो क्रिएचर था वो उसी के पास जा रहा था और हमारा एमसी सोचता है इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो एक ही हो सकता है जो कि ट्रांसफर स्टोन है, उसे चाहिए होगा। और हमें बताते हैं वो दूसरे ट्रांसफर स्टोन से यहाँ पर किसी भी अपनी डेस्टिनेशन होती है उसे एक डंजन से दूसरे डंजन में बदल सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी फायर पावर का यूज कर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उसे यहाँ पर ट्रांसफर स्टोन चाहिए था जिससे वो अपने दूसरे डंजन में जा सके और जो क्रिएचर था वो उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि मैं वहां पर भी जा सकता हूँ लेकिन सबसे पहले उसे बिगिनर डंजन में फिर से ट्रेवल करना होगा और सरफेस पर वापस जाना होगा। वो चला जाता है। हमें देखते हैं हमारा जो एमसी था वो लेवल 28 पर पहुंच चुका था। जिसके बाद वो एक सीकर गिल्ड में पहुंच जाता है जो उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर इन ऐसी जो चीजें हैं पास्ट लाइफ में काश देखने के लिए मिलती, भले ही वो अदर वर्ल्ड क्यों ना हो। तभी वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है। एक लड़की उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। हमारा एमसी कहता है कि मुझे यहाँ पर जो ट्रांसफर स्टोन है वो परचेस करना चाहता हूँ जो कि इंटरमीडिएट डंजन के लिए होने वाला है। जो लड़की थी वो कहने लगती है क्या मैं तुम्हारा जो सीकर लाइसेंस है वो वेरिफिकेशन के लिए ले सकती हूँ। हमारा एमसी उसे बता देता है लेकिन उसे देखकर लड़की थोड़ी शांत सी हो जाती है और कहती है सॉरी मुझे माफ कर देना लेकिन हम जो ट्रांसफर स्टोन है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर दे सकते हैं जिन्होंने जो बिगिनर लेवल का डंजन है उसे कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन तुम तो अभी यहाँ पर जस्ट सीकर बने हो। तभी हमें वहाँ पर एक बंदा भी दिखाया जाता है जो कि रेनिया को ही देख रहा था और कहने लगता है ऐसा लगता है कि हमें कोई एक इंटरेस्टिंग बंदा वहाँ पर मिल चुका है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल भी दे रहा था। आगे जो रेनिया था उस रिसेप्शनिस्ट से कहने लगता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पर बिगिनर लेवल के जो डंजन का बॉस है उसे डिफीट कर दिया है। उस लड़की को यकीन नहीं होता लेकिन हमारा एमसीओ से जो स्टोन है वो भी दिखा देता है जिस कारण से वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और जो सभी लोगों की अटेंशन थी वो उसी के पास पहुंच जाती है। लड़की काफी ज्यादा चिल्लाकर कह रही थी कि तुमने यहाँ पर एक बिगिनर लेवल के डंजन को ओनली यहाँ पर 3 डेज ऑफ सीकर के बनने के बाद एक क्लियर कर लिया है और इस जो स्टोन है उसके ग्लो को यहाँ पर देखते हुए ये भी लगता है कि जो ट्रांसफर क्रिस्टल है वो तुम्ही को बिलोंग करता है क्योंकि जो ट्रांसफर क्रिस्टल था उसे ओनर के अलावा कोई और भी यूज नहीं कर सकता था। जिसके बाद जो लड़की थी वो कंटिन्यू से यहाँ पर चिल्लाते ही जा रही थी। वो बताती है जापान का जो फास्टेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड होल्डर है जो मिस्टर ओसी का है उसने भी बिगिनर लेवल डंजन को यहाँ पर क्लियर करने के लिए 1 महीना तो लगा ही दिया था लेकिन तुमने सिर्फ जस्ट 3 दिन में यहाँ पर क्लियर कर लिया। ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। एमसी सोचता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं लेकिन तभी हम और भी लोगों को देखते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार क्या चल रहा है। एक बंदा कहता है कि मैंने पहली बार जो मिस सेना है उसे इतना ज्यादा सेकंड देखा है जो कि रिसेप्शनिस्ट का नाम था। लोग बातें करने लगते हैं उसने यहाँ पर बॉस को डिफीट कर दिया वो भी 3 दिन के सीकर बनने के बाद। क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? और ऐसा हो सकता है उसने किसी अदर पार्टी के साथ यहाँ पर क्लाइम कर उस डंजन को हरा दिया हो। हमारा एमसी इन सभी बातों को सुन
सुन रहा था वो कहता है ये काफी ज्यादा बैड होते जा रहा है, मुझे तो बस जो ट्रांसफर स्टोन था वो ही चल रहा था, लेकिन मैंने इस कारण से काफी ज्यादा जो अटेंशन है उसे ग्रैब कर लिया। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है ऐसा लगता है यहाँ पर एक बंदा है जो ज्यादा कॉकी बनने के हो रहा है। सभी लोग उसी बंदे को देखते जा रहे थे। वो केन्या के पास में आ जाता है। लोग कहते हैं कि ये जो सी रैंक सीकर ओशो को हो जाता है, जिसे हम एक न्यूबी क्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। लोग ये भी बताते हैं इसे जाना जाता है कि जो न्यूबी होते हैं उनके साथ ये काफी ज्यादा रफ तरीके का बिहेव करता है, और ऐसा भी कहते हैं इसकी जो लेवल है वो ऑलरेडी लेवल 60 के भी ऊपर जा चुकी है। हमारा एमसी सोचता है एक सी रैंकर जो होता है उसे रैंकिंग जो मिलती है लेवल के मुताबिक मिलती है। हमें बताते हैं जो ए लेवल होता है वो लेवल 100 से स्टार्ट होता है, बी लेवल 70 to 100 के बीच में होता है, सी 41 से 70 के, और डी रैंक जो होती है लेवल 16 से 40 के बीच में होती है, और लास्ट में ई रैंक आती है जो कि लेवल 1 से 15 की होती है। पता नहीं क्यों लेकिन इसमें एफ रैंक अभी तक नहीं दी है। लेवल एफ का मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी इंसान ही होता होगा। एमसी सोचने लगता है लेवल 16 का मतलब यही है कि जो सी रैंक में भी एक टॉप का बंदा माने जाने वाला होगा। तभी वो बंदा एमसी से कहने लगता है किड अभी तुम इतनी देर से यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन जो हमारा एमसी होता है रेन्या वो कहने लगता है नॉनसेंस, अगर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर डरा रही थी। जो ओशो का बंदा था वो कहने लगता है तुमने यहाँ पर कहा है कि तुमने एक ऑलरेडी बिगिनर लेवल के डंजन को 3 दिन के अंदर क्लियर कर दिया था, भले ये सही हो क्या नहीं, लेकिन तुम्हारा जो पर्सनल टेस्ट है वो मैं पर्सनली यहाँ पर करने वाला हूँ। रिसेप्शनिस्ट जो थी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहने लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है गिल्टी के लिए, एज लॉन्ग एज हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि उसकी जो एक्चुअल स्किल्स है वो क्या है, तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। जो लड़की थी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जो ओशु का था वो कहने लगता है या फिर तुम चाहते हो कि तुम अपनी बात को भी पीछे ले लेते हो तो तुम्हें हमसे जो है माफी मांगनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पर इस चीज को जाने दूंगा, आखिरकार तुम क्या कहते हो। लेकिन रेलनिया इस शर्त के लिए मान जाता हूँ। जिस बात से जो ओशु का था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और हम देखते हैं वो लोग सीकर गिल्ड के जो ट्रेनिंग ग्राउंड था उसमें फाइट करने के लिए आ जाते हैं। काफी ज्यादा लोग थे वहाँ पर मैच को देखने के लिए। कुछ लोग बात कर रहे थे क्या यहाँ पर कोई डुअल होने वाला है। तभी एक बंदा बताता है ऐसा लगता है जो किड है उसने जो ओशो का है उसकी अटेंशन को यहाँ पर ग्रैब कर लिया है, जिसे एक न्यूबी क्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके लिए काफी ज्यादा बैड लक है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ जो हीलर है उसे रेडी करके रखना चाहिए। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं जो लड़की थी वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम डर चुके हो। मतलब ये लड़की नहीं वो ओशो का था, उसको पीछे से देखकर एक लड़की के समान लग रहा था। तभी वो हंसते हुए कहने लगता है ये काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम मुझसे अपोलॉइज भी नहीं मांग सकते, और आज तो मैं तुम्हें क्रश करके जरूर से रहूंगा। लेकिन हमारा एमसी हंस रहा होता है और कहता है कि तुमने काफी ज्यादा बकवास कर ली, तुम्हें अपनी जो स्किल्स है उसे स्ट्रेंथ के साथ प्रूव करना होगा। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा। तो जो ओसाका था वो कहता है लिटिल पंक इतना ज्यादा कोकी बनने की कोई भी जरूरत नहीं। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से कहती है कि तुम लोग क्या फाइट करने के लिए तैयार हो। हम देखते हैं जैसे ही वो ड्यूअल को चालू करती है ओसुका यहाँ पर जो कि सी रैंक हंटर है अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। जो फिजिकल यूज कर रहा था वो अपनी फिजिकल एनहांसमेंट स्किल का यूज करता है। एमसी सोचने लगता है फिजिकल एनहांसमेंट एक यहाँ पर सी लेवल सीकर के लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम करने वाली है और इसकी पावर भी वो काफी ज्यादा बढ़ा देने वाली है। हाउएवर इस लेवल पर वो इस चीज को काउंटर कर सकता है, वो भी प्योर टेक्निक्स के बलबूते पर, ना कि किसी स्किल्स के मुताबिक। जो फिजिकल एनहांसमेंट होती है वो उससे फाइट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ओसोका उसके ऊपर अटैक करते आया, उसके पंचेस को डॉज करते जा रहा था। लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो सच में ओसाका के जो अटैक थे उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा था, और लोग कहते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर 3 दिन पहले ही एक सीकर बना है। तभी हम देखते हैं जो रेन्या था वो ओसाका के पेट पर यहाँ पर पंच कर देता है, लेकिन जो ओसाका था उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता। एमसी समझ जाता है कि मैं कोई भी डैमेज नहीं कर पाता, हमारे बीच का जो डिफरेंस है लेवल का वो बहुत ही ज्यादा है। तभी हम देखते हैं जो ओसाका था रेन्या के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग है, और उसे पकड़कर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन जो रायका था अपने आप को संभालता है। हम देखते हैं जो ओसाका था वो कहता है कि अब तुम मेरी पावर का यहाँ पर स्वाद चखने वाले हो। वो अपने बर्निंग रेड रेन का यूज करता है और एक मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम देखते हैं कामिकुरो रेन्या के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी कहता है ये तो यहाँ पर एक फायर अटैक होता है और ओसा को लगने लगता है कि ये काफी ज्यादा उसे इंजर्ड कर देने वाला है, लेकिन तभी वो देखकर काफी ज्यादा सख्त होता है क्योंकि जो एमसी था उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आगे वो रेन्या से कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मैजिक के फ्लो को रीड करने के बाद उसे डॉज कर लोगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम कुछ कैपेबल तो लग ही रहे हो। तुम्हारे यहाँ पर जो स्किल्स हैं तुमने इतना ज्यादा भी यहाँ पर ट्रैक नहीं किया, और तुम बिगिनर लेवल की जो डंजन है उसमें काफी ज्यादा पावरफुल भी लगते हो। तो रेन्या कहने लगता है जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम अभी भी डुअल को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो हम देखते हैं जो ओसाका था वो कहता है ऑफकोर्स ये तुमने ही कहा था कि यहाँ पर तुम मुझे अपने प्लेस को दिखाने वाले हो, और क्या तुम इतने जल्दी डर चुके हो, तुम्हें अभी और भी ज्यादा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाना पड़ेगा। और जो ओसाका था वो काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्रश करके ही रहूंगा, और तुमने अभी मेरी पावर को यहाँ पर देखा कहाँ है, तुम्हें मुझे इस तरीके से टोंट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना ज्यादा फिर से कॉपी होने की। रेन्या हंस रहा था और कहता है कि मैं तुम्हारी चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे भी यहाँ पर इस फाइट में काफी ज्यादा मजा
आने लगा है और मैं और भी ज्यादा फाइट करना चाहता हूँ। वो दोनों ही ऐसे ही यहाँ पर बर्बल फाइट कर रहे थे, तभी जो ओसाका था गुस्से में आकर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं एक ही पंच में तुम्हारी पूरी बॉडी को यहाँ पर तुम्हारे फेस को सेटल कर देने वाला हूँ। एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा था और कहता है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो ओसाका के पंचेस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो उन दोनों के बीच में स्टेटस लेवल गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है और जो ट्रांजिस्टर फ्लेम स्पीयर है वो उसके ऊपर इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। वो बताता है कि वो उसके ऊपर इतना ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव भी नहीं होने वाला और वो सोचता है कि उसे एक ऐसे फिनिशिंग मूव की जरूरत है जो उसे कम्प्लीटली विन करने में मदद करे। लेकिन हम ओसाका को देखते हैं जो इतने ज्यादा पंचेस को करने के बाद क्योंकि उसके पंचेस हिट नहीं कर रहे थे, गुस्सा आने लगती है। वो फिर से अपने एक मैजिक पावर का यूज करने लगता है जो कि बर्निंग यहाँ पर रेड पहनी थी, लेकिन जो पहले के अटैक था उससे कहीं ज्यादा अलग थी क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो कंट्रोली डिफरेंट होते जा रही थी। वो यहाँ पर एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म करना चाहता था और वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। हम देखते हैं एमसी उस चीज को देख के शॉक्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है जो मुझे फिनिशिंग मूव की जरूरत थी वो मेरे सामने ही है। वो एक स्माइल देता है और वो उस स्पेल को यहाँ पर कॉपी करने लगता है। हम देखते हैं सभी लोग इस चीज को यहाँ पर जो पैरेलल एक्सपेंशन जो उसकी स्पेल होती है हमारे एमसी की, शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कह रहे थे एक बेसिक लेवल की यहाँ पर जो स्पेल है ओसाका के सामने यूज करने से आखिरकार तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। हम देखते हैं जो ओसाका था वो कहने लगता है कि तुम्हारे जो यूजलेस रेजिस्टेंस है उसे गिव अप कर देना चाहिए, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। एमसी कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी पावर को तुम्हें जरूर से बताऊंगा। वो फायरबॉल को यूज करने लगता है जिसने उसने हवा में काफी ज्यादा फायरबॉल को क्रिएट कर ली थी और हम देखते हैं जो ओसाका का अटैक था उसके साथ टकराने ही वाला था। ओसाका कहता है कि यहाँ पर तुम काफी ज्यादा बड़े वाले मुंह हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस लो लेवल के बेसिक मैजिक से मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। हम देखते हैं जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी। तो अपने कानों को भी बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं कुछ देख भी नहीं सकता। एमसी बताता है ये जो शॉट था वो सिंगल शॉट था जो कि एनहेंस कर देता है साउंड और लाइट को, और साथ ही में मैंने इस जो मैजिक स्पेल है उसे ओरिजिनली नाइट के समय में जो डीमन रेलवन था उसमें एंजॉय करने के लिए बनाया था। मैं इसे क्रैकर्स की तरह आसमान में फोड़ा करता था जिससे मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आता था। ओसाका को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये किस तरीके का मैजिक है, लेकिन इस वजह से हम देखते हैं ओसाका जो सर्कल था वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाने के बाद हम देखते हैं वो फिर से एक स्पेल फार्मूला को क्रिएट करने लगता है जिससे वो काफी ज्यादा यहाँ पर मैच को इकट्ठा कर एक ही बार में हम देखते हैं ओसाका को डिफीट करने के बारे में सोचता है। वो एक फार्मूला को हाईजैक करने के बाद काउंटर क्रिल्सन ओरिएंटल रेन का यूज करता है जो कि हम बताते हैं ओसाका का मैजिक का एक हायर लेवल होता है जिसकी अटैक पावर बहुत ही ज्यादा होती है और ओसाका काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। वो काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी करने लगता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है क्या तुम मुझसे यहाँ पर मजाक कर रहे हो, मैंने अभी अपनी पावर को पूरी तरीके से शो भी नहीं किया, मैं तुम जैसे बंदे से नहीं हार सकता। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत ही ग्राउंड पर गिर जाता है। पूरा जो माहौल था वो शांत हो चुका था, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी सभी लोग काफी ज्यादा जोर से चीयर्स करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं एक रूकी सीकर्स ने यहाँ पर ओसाका को बीट कर दिया, ये तो अनबिलीवेबल है। कुछ लोग कहने लगते हैं मैंने जो एंड था उसे बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि जो लाइट था वो उस कारण से मैं कुछ देख भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी था वो काफी ज्यादा इंसेन था। एक बंदा कहने लगता है मैंने यहाँ पर देखा था जो ओसाका था उसने अपने मैजिक फॉर्मूला को काफी ज्यादा मैच्ड अप कर दिया था और सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, इसी कारण से वो हारा गया। कुछ लोग कहने लगते हैं भले एक ही फ्लिप क्यों ना हो लेकिन यहाँ पर ओसाका को बीट करना खुद से ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि उन लोगों को यही लगता है कि ओसाका यहाँ पर खुद ही के मैजिक वजह से डिफीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। लेकिन इन दी केस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है अभी वो ये है कि जो मेरी विक्ट्री है वो हो चुकी है। जो रेफरी थी मतलब की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो भी इसके लिए मान जाती है और वो विनर को डिसाइड कर देती है। जो विनर होने वाला है इस मैच का वो मिस्टर कामिकुरा रेन्या है। लोग कहने का लगते हैं कि वो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो सच में जीत चुका है। जो एक लड़का था वो चश्मे पहने हुआ था वो कहने लगता है कि हम उसे अपनी जो पार्टी है उसके अंदर इन्वाइट करने की कोशिश। हम देखते हैं हमारा जो एमसी था वो फिर से रिसेप्शनिस्ट में पहुंच जाता है। वो फिर से कहता है कि मैं यहाँ पर जो स्टोन है उसे परचेज करना चाहता हूँ। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहने लगती है तुम्हारी परफॉर्मेंस के अगर मैं जज करूँ तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और वो उसे एक पैम्पलेट दे देती है जिसके बारे में जो इंटरमीडिएट डंजन ट्रांसफर स्टोन थे उनकी इन्फॉर्मेशन दी थी और जो चालू होते हैं 1 मिलियन यान स्टोन से और एक हर एक की वैल्यू थी। और वो एमसी से कहती है कि तुम किसे चूज करने वाले हो। एमसी थोड़ा शॉक्ड लग रहा था, वो कहता है 1 मिलियन। उससे काफी ज्यादा सरप्राइज था कि इतने पैसे का एक स्टोन कैसे हो सकता है। रिसेप्शनिस्ट थी हाँ वो 1 मिलियन से ही स्टार्ट होते हैं। और रहने कहता है ये कोई भी मजाक नहीं है ना, तो लड़की बताती है नहीं ये कोई भी मजाक नहीं है। जो ट्रांसफर स्टोन थे जो काफी ज्यादा रेयर आइटम माने जाते हैं। तो हमारा एमसी तुरंत ही मुड़कर चला जाता है। वो कहने लगता है जरा 1 सेकंड रखो। हम देखते हैं उसके पर्स में यहाँ पर कुछ चिल्लर्स पड़ी हुई थी जो कि टोटल मिला के यहाँ पर 10,000 येन ही हो जाते हैं। वो कहते हैं इससे मैं यहाँ पर 1 मिलियन कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा, ये तो काफी बड़ा नाइटमेयर है। और वो मनी में सोचने लगता है कि वो डीमन लॉर्ड था लेकिन आज उसकी कंडीशन कैसे हो चुकी है। वो कहता है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ जो कि अकेले ही रह रहा और यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास इतने ज्यादा पैसे भी हो। तभी वो आगे देखता है और किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जो कि एक बुक लग रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगता है बाय एनी चांस क्या एक मैजिक
मैजिक बुक है। तभी वो बताता है हाँ, ये लेवल 1 की बिगिनर है यहाँ पर फायर एप्टीट्यूड बुक है, जिसकी प्राइस यहाँ पर 1,50,000 येन होती है, जो कि मैजिक एप्टीट्यूड एक काफी ज्यादा रेयर आइटम माना जाता है। तभी उसे याद आता है उसने एक लेवल 5 की वो जो बुक थी उसने शिजुका को यहाँ पर ऐसे ही दे दी थी, जिसके बारे में पूछता है बाय द वे क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ, जो लेवल 5 की बिगिनर मैजिक एप्टीट्यूड बुक होगी अगर मैं उसे बेचूंगा तो कितने में बिकने वाली है। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, जो रियरली अपीयर आइटम होते हैं वो मार्केट में उनकी प्राइस यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होती है, अगर तुम उसे बेचोगे तो वो 4 मिलियन यान के लगभग आजू बाजू बिकी जाएगी। हमारा एम टोटली शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम उसे एक हिल पर शांत बैठे हुए देखते हैं और वो अभी भी काफी ज्यादा सेक्ट हो रहा था। अभी उसे याद आने लगता है, यूटा कहता है कि आप तुम सच में श्योर हो, क्योंकि अगर तुम इसे बेचोगे तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। लेकिन हमारा एमसी उसे फ्री दे देता है। वो सोचने लगता है कि मुझे पहले उनसे प्राइस के बारे में पूछ लेना चाहिए था। तभी वो हाथ में देखता है कि सिर्फ उसके पास 2 ही स्टोन मौजूद थे और स्टोन को देखकर कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर जो डंजन के अंदर रिवॉर्ड्स पाए थे वो उनके मुकाबले तो काफी ज्यादा चीप थे और उसका मुंह काफी ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटेड लग रहा है। वो बताने लगता है जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर यूजलेस है। तभी हम देखते हैं जो स्टोन्स होते हैं वो चमकने से लगते हैं और हमारा एमसी कुछ याद आने लगता है। वो बताता है कि यहाँ पर इनका मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे एक और ऑप्शन यहाँ पर मालूम है, जो एयरटोल डंजन है उसके पास यहाँ पर कुछ न कुछ तो मौजूद है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही और मानवा को देखना चाहते हो कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर इसी को एंड कर देते हैं।